Good evening, everyone. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड? सर आज तो ऑफ होना चाहिए था, क्यों? हो तो गई पहले 2-3 छुट्टियां, आज तो कर लो क्लास। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आई एम गुड, आई एम टू गुड, ऑल गुड विद मी। ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर है? ऑल राइट जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो टिल नाउ अभी तक हमने क्या कुछ कवर कर लिया है? अभी तक हमने कवर कर लिया है बेसिकली हु इज अ हिंदू, हु इज अ हिंदू। उसके बाद हमने कवर किया दैट फॉर अ हिंदू टू गेट मैरिड, मैरिज को सोलेमनाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि सेरेमनीज को पूरा का पूरा यहाँ पे करना इंपॉर्टेंट होता है, सेरेमनीज को कंडक्ट करना, विच इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, राइट? 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। उसके बाद हमने देखा कि अगर मैरिज सोलेमनाइज हो भी जाए, अगर मैरिज सोलेमनाइज हो भी जाए, उसके बाद अ मैरिज में बी ईदर अ वॉइडेबल मैरिज और अ वॉइड मैरिज, या तो वैलिड मैरिज होगी या फिर वॉइड होगी या फिर वॉइडेबल होगी। वो भी हमने देख लिया कि अंडर सेक्शन नंबर 11
and under section number 12, section number 11 and section 12 talks about the void and the voidable marriage. वो भी कंप्लीट हो चुका. उसके बाद हमने देखा conditions for a Hindu marriage. Conditions for a Hindu marriage जो कि सेक्शन नंबर 5 में दी गई हुई थी, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ इन बिटवीन दी सेक्शंस अभी जो हमारा सेक्शन नंबर 12 है ना, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ. सेक्शन नंबर 12 में यानी कि वॉइडेबल मैरिज कब कब होगी, ये हमारा अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ. सेक्शन नंबर 12 में हमें दिया गया है टोटल 4 पॉइंट्स, total 4 points, and we have covered only and only section number 12 clause 1 clause B. ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, जो कि क्या बात करता है, टेल मी. सेक्शन 12 clause 1 clause B क्या बात करता है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. वेरी गुड. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी कि सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 2, सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 2 की जो कंडीशन है उसके रिगार्डिंग बात करता है. नाउ वी हैव टू कंप्लीट अदर थ्री कंडीशंस एज वेल. सो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 1 क्लॉज A. सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 1 क्लॉज A. C. That the marriage has not been consummated owing to the impotency of the respondent. यानी कि एक कंडीशन दी गई है कि अगर रिस्पोंडेंट इम्पोर्टेंट है, अगर इंसान रिस्पोंडेंट इम्पोर्टेंट है, उस केस में भी मैरिज क्या होगी, वॉइडेबल होगी और उसको वॉइड किया जा सकता है. एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 किसके ऊपर अप्लाई करता है, आप लोग मुझे बताओ. बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और बिफोर एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बताओ मुझे. सेक्शन नंबर 12 बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट के ऊपर अप्लाई करता है कि दोनों के ऊपर अप्लाई करता है? इट अप्लाइज टू द बोथ टू द पोस्ट कमेंडमेंट एंड द प्री कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, यानी कि 18 मई 1955 से पहले. अगर कोई इंसान यहां पे क्या लिखा है, इंपोर्टेंट कौन है, रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट का नाम क्यों लिखा है? रिस्पोंडेंट का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि केस कौन करेगा, पिटिशनर. केस कौन करेगा, पिटिशनर. इंपोर्टेंसी ऑफ रिस्पोंडेंट, अगर ये चीज प्रूफ कर दी गई पेटिशनर के द्वारा, यानी कि जो पार्टी एग्रीव्ड है, इधर हस्बैंड और द वाइफ, अगर ये चीज प्रूफ कर दी गई दैट द अदर स्पाउस इज इम्पोर्टेंट, इन दैट केस द मैरिज इज voidable. In that case the marriage is voidable. So what is the meaning of the term important? What is the meaning of the term important? Anyone tell me? We are all law students here. आप सब लोग लॉ स्टूडेंट्स हो और बहुत मैच्योरली इस चीज का आंसर कर सकते हो. What is the meaning of the word important? Now most of the you भी छोड़ो, सब लोग आंसर गलत कर रहे हैं. ऑल ऑफ यू यहां पे क्या लिख रहे हैं ना, दैट द पर्सन हु इज अनेबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड. इंपोर्टेंट लॉ की लैंग्वेज में उसको नहीं बोलते. इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड बैरननेस ना, बैरननेस जो वर्ड आप यहां पे जो मीनिंग बता रहे हो, दैट अ पर्सन हु इज अनेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, अनेबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, वो होता है पर्सन बैरन, जिसको कि आप यहां पे वर्ड दे रहे हो नपुंसक, यानी अनेबल टू गिव बर्थ टू चाइल्ड, उसको तो हम लोग बोलते हैं बैरननेस. What is the meaning of the term important then? अब बताओ,
What is the meaning of the word impotent? Very good, Sakshi Shrivastava. The person who is unable to have the sexual relations. The person who is unable to have the sexual relation, unable to perform the sexual intercourse. In every marriage, the marriage is not obviously, it is not predetermined only and only by the sexual pleasure. मैरिज में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर नहीं होता है, it also encompasses many other things. Along with the sexual pleasure, मैरिज में और भी बहुत चीजें होती हैं, लाइक कंजोटियम, जो कि पूरे के पूरे वर्ड में आ जाते हैं कि मैरिटल रिलेशनशिप्स कैसे हैं. Whenever we talk about this now, see, एक तो टर्म होती है मैरिटल इंटरकोर्स, ये भी आज ही आपको समझाया जाएगा, आज ही आपका टॉपिक है मैरिटल इंटरकोर्स. और एक होता है वर्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? सेक्सुअल इंटरकोर्स जो टर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करती है. बट समटाइम्स लिविंग अंडर द सेम रूफ, लिविंग एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, और एक ही घर में वो रह रहे हैं, वो हर 2-3 महीने बाद घूमने भी जा रहे हैं, बट उस केस में वो एक मैरिटल इंटरकोर्स में ऑलरेडी हैं, एक मैरिटल इंटरकोर्स में. बट देन ऑल्सो whenever we talk about the term sexual intercourse, isn't the sexual intercourse, the sexual relation is important for any marriage? किसी भी मैरिज के लिए, even for the procreation of the children, even for the procreation of the children, what do we know is that sexual relation is something important. It is very important. और हमारा लॉ भी वही मानता है. बट हमारा लॉ यहाँ पे क्या बताता है कि अगर कोई इंसान इम्पोर्टेंट है, कब? एट द टाइम ऑफ द मैरिज. The ground we are talking about here is the impotency. The impotency should be at when? क्या लेटर ऑन अगर कोई इंसान इंपोर्टेंट हो जाए तो तब भी क्या मैरिज को वॉइडेबल बोला जाएगा? टेल मी. इन मैनी केसेस, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. यू पीपल आर ऑल मैच्योर एंड आई होप ऐसी बातें आप लोग भी कर सकते हो. वी ऑल नो at one point of time, after a certain age, sexual intercourse possible नहीं हो पाता है. चाहे आप लोग मेल की तरफ की बात कर लो, चाहे आप लोग फीमेल की बात कर लो. At one point of time, basically after 55-60 की एज में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं. सही बोल रहा हूं ना? टेल मी, सही बोल रहा हूं ना? इट कैन बी एनी एज. तो उस केस में 55 एज इज फॉर फीमेल, ये कुछ बोल रहे, बट इट इज नॉट अ सब्जेक्टिव डेट. कोई इससे कोई पक्की डेट नहीं होती. इट डिपेंड्स अपॉन द कुछ साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड, कुछ जो लेटर ऑन जो आता है. एक तो मेंस्ट्रुअल सर्कल होता है जो लेटर ऑन, एक आता है मेसोपाउस, राइट? लड़कियों को पता होगा मेनोपाउस, राइट? मेनोपाउस. सो आफ्टर दैट पीरियड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो क्या उस केस में एट दैट पॉइंट ऑफ मैरिज, 20-25 साल हो चुके हैं शादी को, क्या मैरिज को हम लोग वॉइडेबल बोल सकते हैं? द आंसर इज नो. सो दिस ग्राउंड ऑफ द इम्पोर्टेंसी, ये कब के लिए है? इट टॉक्स ओनली एंड ओनली अबाउट द एट द टाइम ऑफ द मैरिज. एट द टाइम ऑफ मैरिज. At the time of marriage. Now, if I talk anything beyond this, तो whenever we talk about this कि भाई साहब ये इंसान सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बना पा रहा, तो आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है रिगार्डिंग द सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फेक्शन का एक क्वेश्चन आ जाता है कि यहां पे क्या सेटिस्फेक्शन की बात की जा रही है? कि यहां पे क्या सेटिस्फेक्शन की बात की जा रही है? That a man is not able to satisfy his wife, तो क्या उस केस में मैरिज वॉइडेबल हो जाएगी? The answer is no. Whenever we talk about the term impotency,
Impotency directly means the ability to penetrate. Ability to penetrate completely. Ability to penetrate completely. And the satisfaction is something which is subjective. The satisfaction is something which is subjective. उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ पे सामने वाला इंसान इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं है. वन थिंग. नाउ whenever we talk about the term impotency, तो क्या इम्पोर्टेंसी सिर्फ और सिर्फ फिजिकली ही होती है? वन थिंग इज कि इम्पोर्टेंसी फिजिकली भी हो सकती है. When a person is not able to penetrate completely, it can be physical as well. But क्या इम्पोर्टेंसी मेंटली नहीं हो सकती? क्या इम्पोर्टेंसी मेंटली नहीं हो सकती? The fear of making the sexual relations होता है ना. Animesh, no, in that case इन्होंने एक बात बोली है, a person who is not in love and made to marry someone forcefully can also be impotent. तो सबकी लव मैरिज तो नहीं होती इंडिया में. सबकी लव मैरिज तो नहीं होती है इंडिया में. तो जो अरेंज मैरिज हो रही है तो क्या उस केसेस में इम्पोर्टेंसी है? आपका तो क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है ना. बट आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करता हूं मैं. सी समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, अगर किसी की फोर्सफुली शादी करवा दी जाए, सिंपल सी बात है, बहुत जगह पे होता है भी, फोर्सफुली शादी करवा दी जाए और उस केस में द पर्सन इज नॉट मेंटली रेडी टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद द अदर पर्सन, और जब भी सेक्सुअल रिलेशन बनने की बात आती है वो डिनाई कर देता है या कर देती है. क्या उस केस में उस चीज को इंपोर्टेंसी बोला जाएगा? द आंसर इज यस. द आंसर इज यस. बेसिकली वी कैन से, हम इसमें ये बोल सकते हैं कि सी व्हेनेवर द पर्सन इज नॉट मेंटली रेडी, किसी चीज का फियर होना या फिर रेडी ना होना, या फिर रेडी ना होना, दैट वुड बी इंक्लूडेड इन दिस, राइट? सो impotency can be both physical as well as the mental impotency. mental impotency. क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? समझाएंगे अभी दिव्या अग्रवाल, वो अभी आगे आएगा कंसेप्ट आपका. क्लियर होगी बात? सर फिजिकल इम्पोर्टेंसी तो बाद में ही पता लगेगी, एट द टाइम ऑफ द मैरिज. इसके फिजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं जहां से पता लग जाता है. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट प्रेमलता, बट यू आर रॉन्ग हियर. बोथ फीमेल्स एंड मेल्स कैन बी the victim of the physical or the mental impotency. Now write down the name of the case. एक केस का नाम लिखो. केस का नाम लिखो, दिग्विजय सिंह वर्सेस प्रताप कुमारी. दिग्विजय सिंह वर्सेस प्रताप कुमारी. 1970 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. 1970 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. 1970 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, बोला, राइट इट डाउन, चलो लिखो सब लोग, राइट इट डाउन. इट वॉज ऑब्जर्व्ड, everyone ready with their pen, different pens, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर के पेन हैं सब लोगों के पास अपने अपने? है? वेरी गुड यार. It was observed that the full length
full and complete penetration, full and complete penetration is essential ingredient of ordinary and complete intercourse. It is an essential ingredient of ordinary and complete intercourse. Complete intercourse. Though the sexual satisfaction obtained by the parties is irrelevant. The sexual satisfaction obtained by the parties is irrelevant. What is relevant is what? What is relevant is that for a complete intercourse, the full and the complete penetration is essential. Point number 2, impotency is usually physical or mental. Physical or mental. Physical impotency includes structural defects in sex organs, structural defects in sex organs, structural defect in sex organs, whereas mental impotency includes emotional, psychological, or moral repugnance to the sexual act. Emotional, psychological और moral repugnance का मतलब दूर भागना, repugnance to the sexual act, क्लियर हुई बात? Some women have the fear of the penetration, that is impotency. Exactly. If she is repugnant, it is just because a woman have a fear, that is not a impotency. After getting married, denying the husband again and again, repugnating the act that I cannot do it, that is impotency, that is mental impotency. Right? Clear हुई बात? Everyone got it? लिख लिया सब लोगों ने? Very good. If it is a medical condition, so I am not aware. डॉक्टर बनने के लिए बोला गया था मुझे, पर काबिल नहीं लगा लोगों को मैं डॉक्टर बनने के, तो मुझे वकील बना दिया गया, तो इसलिए मुझे नहीं पता इस चीज का।
राइट। तो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ते। चलो जी, this judgment is in context to both the spouses. Yes, this judgment is in context to both the spouses. So do you regret not becoming the doctor? अरे भाई, मुझे डॉक्टर बना के क्या मतलब, क्या चाहते हो तुम लोग? एक सिंपल से, चलो आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, एक स्टोरी बताता हूँ, सिंपल सी स्टोरी। आई एम दैट सेंसिटिव पर्सन ना, इतना सेंसिटिव इंसान हूँ मैं। अर्लियर व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन ना, जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो जैसे लड़के करते होते ना कि किसी झरने के आसपास चले गए, 4-5 दोस्त, वहाँ पे जाके बैठ के आराम से चिल कर रहे हैं, अपना करते हैं ना, सब लोग करते हैं ना। तो व्हाट हैपेंड इज, तो वो अल्कोहल की जो बोतल होती है, बियर की बोतल, पानी में होती है ना, कभी कभी लोगों ने फेंकी होती है ना, कि टूटी हुई बोतल पानी में चल रही है ना। तो जस्ट थोड़ा सा कट मेरे लगा होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे दोस्त के लग गया था पैर पे छोटा सा कट, और खून आने लग गया, और बिकॉज ऑफ दैट वाटर तो वो ज्यादा दिखने लग गया, एंड आई फेंटेड। मुझे डॉक्टर बनाओगे तुम लोग, मैं फेंट हो गया था। आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन, तो अपुन से ना देखा जाता ये सब। हाँ यार, रियली वेरी सेंसिटिव पर्सन। वॉस, अब तो पता नहीं। मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला डॉक्टर बन सकता था, मैं जादू की झप्पी देने में बहुत अच्छा हूँ। जादू की झप्पियां मैं वैसे भी देता रहता हूँ। In case of the emotional impotency, is there a time limit to get the marriage declared void? No, no time as such. ऐसा ना तो कभी कंसेप्ट रीड करने को है, ना कुछ है ऐसा, राइट? चलो जी, so moving on to the next topic, that is a condition number C. कंडीशन नंबर C, जो कि किसकी बात करती थी? फ्रॉड एंड फोर्स। एंड टेल मी, इस केस में फ्रॉड एंड फोर्स किसके साथ हुआ था? इस केस में फोर्स एंड फ्रॉड किसके साथ हुआ था? विद द गार्जियन। और अगर गार्जियन के साथ फोर्स एंड फ्रॉड हो रहा है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि मैरिज वॉइडेबल है, मैरिज वॉइडेबल है। और अगर फोर्स एंड फ्रॉड ना किया जाए, यानी कि गार्जियन की फ्री कंसेंट ले ली जाए, गार्जियन की फ्री कंसेंट ले ली जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगी? द चाइल्ड मैरिज इज वैलिड मैरिज। ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी समझ लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, इस केस में ना सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 1 क्लॉज सी, इस केस में मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाने में हमें एक टाइम लिमिट दी गई हुई है। हमें एक टाइम लिमिट दी गई हुई है कि भाई साहब, जस्ट बिकॉज फोर्स एंड फ्रॉड किया गया था, कभी ना कभी तो पता लगा होगा ना, दूसरी पार्टी को कभी ना कभी तो पता लगा होगा ना कि भाई साहब इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया, इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। अब हुआ ये कि भाई साहब लड़के की सैलरी बता दी कि लड़का हमारा 1 लाख रुपया कमाता है। 1 लाख तो बहुत होता है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, मतलब अगर कनाडा जाने से तो बेटर है
कि इंडिया में आप लोग 50,000 कमा रहे हो तो बेटर है ना। तो 1 लाख रुपया अगर आप कमा रहे हो इंडिया में तो अच्छी सैलरी है ना, अच्छी सैलरी है ना। तो अगर इस केस में दूसरी पार्टी को ये बोला जाए कि भाई साहब लड़का हमारा 1 लाख रुपया कमाता है, तो लड़की ने खुशी खुशी शादी कर ली। शादी के बाद सैलरी आई 8,500 रुपये, 8,250 रुपये। और वाइफ ने जब पूछा कि मुझे तो बताया गया था कि आप 1 लाख रुपया कमाते हो, तो इसने बताया कि हाँ 1 लाख कमाता हूं। 8,500 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन गया? साल का 1 लाख बन गया ना, साल का 1 लाख बन गया ना। तो यहाँ पे फ्रॉड किया गया कि नहीं किया गया? फ्रॉड हुआ ना। नाउ द थिंग इज कि जब ये वाइफ को पता लगेगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि जब मर्जी जाके कि 4 साल बाद जाके यहाँ पे फाइल कर दे पिटीशन कि भाई साहब मेरी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाओ, इन्होंने मुझे यहाँ पे धोखा दिया। कुछ तो टाइम लिमिट होगी। फॉर दैट ये मिसकम्युनिकेशन वाले से दूर रही हो। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर मिसकम्युनिकेशन है, ये इनसे थोड़ा दूर रही हो। इनकी सैलरी की स्लिप भी मांग लियो पहले, राइट। तो इन दिस केस सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 2 यहाँ पे ये बोल रहे हैं that on the ground specified in clause C of subsection 1, और clause C कौन सा था हमारा? force and fraud वाला। In this case the petition shall be entertained only and only if, petition तभी entertain होगी if the petition is presented more than 1 year after the force has ceased to operate. The word has been started from the notwithstanding। यानी कि अगर किसी भी तरह का फोर्स या फिर फ्रॉड हुआ तो यहां पे ये एप्लीकेशन कितने टाइम में फाइल कर सकते हैं? विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर द पिटीशन कैन बी फाइल्ड। आफ्टर 1 ईयर, जिस दिन हमें पता लग गया कि किसी ना किसी फोर्स एंड फ्रॉड को यूज किया गया था, कोई भी फोर्स एंड फ्रॉड हुआ था, उसके बाद भी अगर आप लोग 1 साल तक वेट करते रहे, दैट मीन्स अब आपके पास जो ये राइट था वो नहीं रहेगा। द एप्लीकेशन कैन ओनली बी फाइल्ड विद इन द 1 ईयर आफ्टर द फोर्स हैज सीज्ड टू ऑपरेट और एज द केस में बी द फ्रॉड हैड बीन डिस्कवर्ड। और सेकेंडली क्या बोल रहे हैं? द पिटिशनर हैज with his or her full consent lived with the other party to the marriage as husband or wife after the marriage had ceased to operate or as the case may be the fraud has been discovered। मान लो इसी केस में वाइफ ने बोला कि चल कोई ना, अब तो अगर 8,500 रुपये कमाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ूंगी तो नहीं मैं अब तुझे, अब दिखाऊंगी मैं, चल छोड़ो आगे नहीं बोलूंगा मैं कुछ। बट एनीवेज अब वाइफ उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, मैरिज कंटिन्यू चलेगी, मैरिज यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। यानी कि आफ्टर द फ्रॉड और द फोर्स हैज बीन डिस्कवर्ड, आफ्टर फोर्स हैज बीन सीज्ड, जिस दिन ये फोर्स खत्म हो गई और फ्रॉड को डिस्कवर कर लिया गया, उसके बाद भी अगर विद फुल कंसेंट ये लोग आपस में हस्बैंड और वाइफ की तरह रहते हैं, तो क्या पिटीशन फाइल करने का राइट मिलना चाहिए? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। तो इन दिस केस ये हमें क्या बोल रहे हैं? दैट सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 1 क्लॉज सी शुड बी रेड विद सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 2 क्लॉज ए, जो कि हमें क्या बताता है? Notwithstanding anything contained in subsection 1, no petition for annulling a marriage, कोई भी petition यहाँ पे मैरिज को annul करने के लिए नहीं फाइल होगी अंडर सब क्लॉज सी, अगर यहाँ पे 1 साल से ज्यादा टाइम ले लिया गया या फिर द petitioner has with her or full consent lived with the other party to
the marriage as husband or wife after the force has been seized or the fraud has been discovered. Clear हुई बात everyone? Got it? Got it everyone? So basically in this case हमने क्या देखना है? Let section 12 clause 1c read with section number 12 clause 2 clause A. 12 clause 2 clause A. Got it everyone? Now coming to the last point, section 12 clause 1 clause D. 12 clause 1 clause D, where the husband gets to know after the marriage that the wife is already pregnant by someone else. Section number 12 clause 1 clause D, that the respondent क्यों बोला गया? Respondent क्यों बोला गया? Respondent is someone जिसके अगेंस्ट petitioner ने केस फाइल किया. हिंदू मैरिज एक्ट में एक चीज समझ लो, whenever we talk about this सिविल केस हो, कोई मान लो सीपीसी में केस फाइल किया हो, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टीज को क्या बोलते हो आप लोग? प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, कि प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट द डिफेंडेंट, यही बोलते हो ना? क्रिमिनल केस में क्या बोलते हो? क्रिमिनल केस में क्या बोलते हो? कि प्रोसिक्यूशन ने केस फाइल कर दिया किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? एक्यूज के अगेंस्ट. और प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस कौन लड़ता है? स्टेट. यानी कि स्टेट वर्सेस accused, state versus accused, prosecution versus accused. And in the Hindu law हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? ये सेम चीज ही होती है प्लेंटिफ डिफेंडेंट, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन की बात होती है. Here we call them the petitioner versus respondent. तो इस केस में हमें सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 1 क्लॉज डी क्या बोल रहे हैं? सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 1 क्लॉज डी क्या बोल रहा है? दैट द रिस्पोंडेंट, मतलब जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया, एट द टाइम ऑफ द मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन देन द पिटिशनर. बाय सम अदर पर्सन देन द पिटिशनर. क्या इस केस में रिस्पोंडेंट कभी भी हस्बैंड हो सकते हैं? पर आजकल तो नहीं हो सकता. आजकल की जो जनरेशन है, whenever the wife gets pregnant, वो लोग इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाल देते हैं that we are pregnant का डालते हैं ना. उनको समझाना ये पॉइंट. one of my friend, तो we were at some wedding, कुछ 3-4 साल पहले की बात है. we were at some wedding, तो he was not taking drink, तो the people were asking him, तो बोला that I am pregnant. ठीक है भाई, सही चला हुआ ये भी आजकल होता है ना. चलो एनीवेज, यार एक चीज बता दो मुझे, ये जो थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई कैन नॉट सी यू पीपल कि कोई बुरा ना मान जाए. चलो बढ़िया बात है. मैं एक्सपेक्ट भी यही करता हूँ
लॉ ग्रेजुएट्स हैं या फिर लॉ कर रहे हैं, इतना तो होना चाहिए. वी हैव टू डिस्कस मेनी टॉपिक्स. गुड. चलो. Now in this case, whenever we talk about section 12 clause 2 clause D, 12 clause 1 clause D, we have to read it with section number 12 clause 2 clause B. इस केस में क्या है कि अगर वाइफ प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ द मैरिज और अगर हस्बैंड को नहीं पता तो ये मैरिज क्या हो जाएगी, ये वॉइडेबल मैरिज हो जाएगी. बेसिकली देखा जाए है तो ये भी एक तरह का फ्रॉड ही ना, बट इसको हमने अलग कैटेगरी में रखा है. रीजन बीइंग, अब देखते हैं क्यों. रीजन बीइंग, सी ऑन द ग्राउंड specified in clause D of subsection 1, no petition shall be entertained unless the court is satisfied that the petitioner was at the time of the marriage was ignorant of the facts alleged. मतलब कि to prove 12(1)D, पहली चीज हमें क्या प्रूफ करनी होगी, हस्बैंड को जाके बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, पहले तो मुझे ये बताओ. बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन द हस्बैंड. फर्स्ट थिंग which you have to prove is that he was unaware, he was ignorant, he was unaware of the fact of pregnancy, कि इनको नहीं पता था कि वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट है. सेकेंड पॉइंट, that the proceedings have been initiated in the case of a marriage solemnized before the commencement of this act within 1 year of such commencement. क्या मतलब है इसका? क्या सेक्शन नंबर 12 कमेंसमेंट से पहले भी अप्लाई करता है कि नहीं करता? करता है ना. प्री कमेंसमेंट भी करता और पोस्ट कमेंसमेंट भी करता, आप सबको याद है. नाउ सी, 1950 में हस्बैंड एंड वाइफ इनकी शादी हो जाती है, राइट. एंड जस्ट आफ्टर द मैरिज 6 to 7 months के बाद द वाइफ डिलीवर्ड अ बेबी, एक बेबी हो जाता है. एंड द हस्बैंड गॉट सस्पिशियस, हस्बैंड को सस्पिशन हो जाता है कि ये बेबी मेरा नहीं है. बेसिकली उनको पहले ही पता लग जाता है that the wife is pregnant and ये एक मेरे साथ फ्रॉड हुआ है. बट 1950 के में क्या ये मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते थे? द आंसर इज नो, क्योंकि तब तक हमारे पास कमेंसमेंट यहाँ पे लॉस हुए नहीं थे. नाउ इन द ईयर 18 मई 1955 को जब ये लॉ आया तो यहाँ पे जो हस्बैंड था क्या अभी ये केस फाइल कर सकता है? तो अभी भी इनको ये राइट दिया गया हुआ है that after the commencement of this act, तब भी 1 साल के अंदर ये केस फाइल किया जा सकता था. Now if I ask you practically, isn't this provision redundant now? इसको अब खत्म नहीं कर देना चाहिए? Isn't this provision redundant now? No person can be pregnant for this duration. तो इसको तो अब खत्म ही कर देना चाहिए. तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट टुडेस प्रेजेंट लॉ. तो ये क्या बोलते हैं, लेट्स सी, एंड इन द केस ऑफ द मैरिजेस solemnized after such commencement within 1 year from the date of the marriage. तो बेसिकली जो यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करनी है, एप्लीकेशन बाय हस्बैंड should be filed within 1 year of marriage. एक चीज आप नोट डाउन करो यहाँ पे, whenever you read these words, आपको वर्ड solemnized हर जगह देखने को मिल रहा होगा. solemnized वर्ड देखने को मिल रहा है बार बार, और solemnized का मतलब समझ जाते हो ना, तभी के तभी
कि कहाँ पे जंप करना है, कि सेक्शन 7 में मैरिज ऑलरेडी सॉलेमनाइज्ड है। अब पता लगा कि किसी भी कानून को पढ़ते कैसे हैं, किसी भी लॉ को पढ़ते कैसे हैं, डिटेल में एक एक वर्ड कब कैसे समझ आता है। And the third condition is that marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery of the petitioner of the existence of the said contract, said ground. Marital intercourse has not taken place. Marital intercourse has not taken place after the discovery of the said fact, after the discovery of the pregnancy, discovery of the fact of pregnancy. ये क्या बोल रहे हैं? The moment the husband got to know that the wife is already pregnant, उसके बाद अगर हस्बैंड ने किसी भी तरह का मैरिटल इंटरकोर्स वाइफ के साथ रखा तो वो ये केस फाइल नहीं कर सकता है। अब ये पॉइंट समझ लो सब लोग। वर्ड यहां पे क्या यूज किया गया है? मैरिटल इंटरकोर्स। राइट इट डाउन, वर्ड लिखो सब लोग एक बारी, मैरिटल इंटरकोर्स। इससे पहले आप लोगों ने अपनी लाइफ में जो वर्ड यूज देखा होगा, हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स ही वर्ड को रीड किया होगा, बट टुडे यू आर गोइंग टू रीड अबाउट द मैरिटल इंटरकोर्स। नॉर्मली आपसे पूछ रहा हूं, मैरिज में क्या कुछ होता है? मैरिज में क्या कुछ होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज, अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि मैरिज होती कैसे है। वंस द मैरिज हैज बीन डन, अगर एक मैरिज कंप्लीट हो गई एंड द कपल इज लिविंग टुगेदर, कपल इज लिविंग टुगेदर, उस केस में व्हाट ऑल द थिंग्स, क्या कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं शादी के? मैरिटल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। कोहैबिटेशन, अमित सिंह वेरी गुड। कोहैबिटेशन, procreation of having the children, very good. Extension of the family, very good. चिल्ड्रन होंगे कैसे? बच्चे होंगे कैसे? सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या हम लोग हिंदू रिलीजन में, हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज को सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ ही डील कर सकें? डेट अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, अगर फिजिकल रिलेशनशिप्स इनके सही है तो मैरिज सही चल रही है। इज दैट सो? कंजुगल रिलेशंस होते हैं ना, कंजुगल रिलेशंस होते हैं। किसने बोला है? विश्वनाथ। सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर, support from each other, conjugal relationships,
Coordination, okay. So whenever we talk about the term marital intercourse now, marital intercourse includes not only the sexual intercourse but also the cohabitation, conjugal relations, and the comfort between the parties. The comfort between the parties. कि एक दूसरे के साथ वो अंडर द सेम रूफ एक ही घर में अगर वो रह रहे हैं, दैट मीन्स दे आर ऑब्जर्विंग द मैरिटल इंटरकोर्स, दे आर फॉलोइंग द मैरिटल इंटरकोर्स. जस्ट बिकॉज सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं भी हो रहा, क्या पार्टीज मैरिटल इंटरकोर्स में हो सकती हैं? द आंसर इज यस, पार्टीज फिर भी मैरिटल इंटरकोर्स में हो सकती हैं. अब इस केस में सुनना, क्या कंडीशन क्या बताई गई है कि अगर हस्बैंड अभी भी मैरिटल इंटरकोर्स में है तो वो इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकता, तो ये मैरिज एक वैलिड मैरिज ही मानी जाएगी, तो वो यहाँ पे वॉइड इसको डिक्लेयर नहीं करवा सकता. तो मैरिटल इंटरकोर्स ना हो, ये कैसे करना पड़ेगा? ये कैसे करना पड़ेगा? He have to prove that even though उसकी वाइफ उसी के घर पे रह रही है, इसकी वाइफ उसी के घर पे रह रही है, but the moment he discovered, जिस दिन इसको ये पता लगा that she is already pregnant, he is sleeping in some different room or he is not coming to the house, वो घर पे ही नहीं आ रहा, he is staying with his friend, he is not maintaining any kind of the relationship with the wife. ये कोई डाइवोर्स या सेपरेशन नहीं है, ये कोई डाइवोर्स या सेपरेशन नहीं है. बेसिकली उसको प्रूफ क्या करना है कि ना तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और ना ही किसी तरह का जो कोहैबिटेशन, जो कंफर्ट, जो कंजुगल रिलेशंस होते हैं, ना ही वो मेंटेन किए जा रहे हैं. आई एम नॉट इवन लिविंग विद माई वाइफ. अगर ये बंदा अपनी वाइफ के साथ हर रोज उसी सेम रूम में जाके सेम बेडरूम में सोता है, बट उससे बात नहीं करता, उसको बोलता है कि मैं केस फाइल करूंगा, आई कैनॉट स्टे विद यू, बट ही इज लिविंग इन द सेम रूम, क्या उस केस में मैरिटल इंटरकोर्स हो नहीं गया? हो गया ना? राइट इट डाउन. प्रूफ करना मुश्किल हो ही जाएगा. आई नो दैट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दिस, बट इट इज़ ऑलवेज अपॉन द हस्बैंड टू प्रूव दिस दैट ही इज़ नॉट इन एनी काइंड ऑफ द रिलेशनशिप. बेसिकली इसी केस में ये क्रुएल्टी का ग्राउंड भी इसको मान सकते हैं. क्रुएल्टी का ग्राउंड नहीं बोला जा सकता इसको, कि वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, हस्बैंड को पता नहीं था. क्या हस्बैंड के साथ मेंटल क्रुएल्टी नहीं हुई? मेंटल क्रुएल्टी हुई है ना हस्बैंड के साथ. तो हस्बैंड डाइवोर्स तो ले सकता है, हस्बैंड इस ग्राउंड पे डाइवोर्स तो ले सकता है, बट डाइवोर्स क्यों लेना जब ये मैरिज ऑलरेडी वॉइडेबल है और आप कोर्ट में जाके डिक्री ले सकते हो और मैरिज को ही खत्म कर सकते हो. तो इजी प्रोसेस तो यही है ना कि आप यही जाके प्रूफ कर दो कि भाई साहब कभी शादी हुई नहीं, इट इज नल एंड वॉइड, राइट? यही जाके प्रूफ करना इजी है ना. उस केस में अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाए, देन यू कैन गो एंड फाइल फॉर द डाइवोर्स, तब आप जाके डाइवोर्स का केस भी फाइल कर सकते हो. राइट डाउन द एक हेडिंग लिखो, सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड मैरिटल इंटरकोर्स. Under section number
12 clause 1 clause D under section number 12 clause 1 clause D read with section number 12 clause 2 clause B. 12 clause 2 to clause B, the term marital intercourse has been used. The term marital intercourse has been used, and it includes not only the sexual intercourse, and it includes not only the sexual cohabitation or sexual relations, sexual intercourse. Repeat कर रहा हूँ. Under section 12 clause 1 clause D read with section number 12 clause 2 clause B, the term marital intercourse has been used, and it includes not only the sexual cohabitation, but also the actual cohabitation. That is, if the husband and wife stays under the same roof, and the husband is not maintaining sexual relations with the wife, then the requirement of marital intercourse has not been fulfilled. Then the requirement of marital intercourse has not been fulfilled. Reason being, in this case, they are living in an actual cohabitation. Clear हुई बात? Just because a husband and wife living under the same roof and they are not having any sexual relations, that does not mean, उसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैरिटल इंटरकोर्स भी नहीं हो रहा है, Everyone got it? Everyone got it? अगर मैं ये टर्म आपको ना समझाता और डायरेक्टली तीनों कंडीशंस लिख देता कि हस्बैंड इग्नोरेंट था, 1 साल में पिटीशन फाइल करनी थी और उसके बाद मैरिटल रिलेशनशिप्स भी नहीं बनाए, क्या आप लोगों को कोई डाउट होता? आप मैरिटल इंटरकोर्स को सेक्सुअल इंटरकोर्स ही समझ लेते सब लोग, बट अब समझ आ गया सबको? अंडरस्टैंड ईच वर्ड वेरी वेरी क्लियरली एंड वेरी वेरी डीपली. So with this we are done with section number 12 as well.
सेक्शन नंबर 12 भी हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद our next topic is RCR. Our next topic is section number 9, restitution of conjugal rights. Restitution of conjugal rights. कल पढ़ना है? नहीं यार, ऐसे ऐसे मत करो, अभी 40 मिनट्स पढ़े हैं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। We are continuing with the topic, restitution of the conjugal rights. बेसिकली इस केस में हमें इसका मीनिंग देखो आप लोग, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी कि टू रिस्टोर द मैरिटल ऑब्लिगेशंस, यही मतलब हुआ ना इसका, टू रिस्टोर द मैरिटल ऑब्लिगेशंस। कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ, मान लो इनकी शादी हुई एंड फॉर सम रीजन वाइफ अलग जाके रहने लग गई कि मैंने इनके साथ नहीं रहना, मैंने इसके साथ इसके घर पे नहीं रहना, फॉर वट एवर रीजन वाइफ अलग जाके रहने लग गई, तो यहाँ पे सेक्शन 9 में एक राइट दिया गया हुआ है कि हम कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द पार्टी जिसने यहाँ पे इस पार्टी को डेजर्ट किया, यानी कि छोड़कर गए, कि आप वापस आओ और अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को रिस्टोर करो। क्या ये लीगल लग रहा है आपको कहीं ना कहीं? क्या ये आपको कहीं ना कहीं लीगल लग रहा है? इसका मतलब क्या है? मैरिटल ऑब्लिगेशंस में तो सेक्सुअल रिलेशंस की बात भी की जा रही है। मैरिटल ऑब्लिगेशन में तो सेक्सुअल रिलेशन की बात भी हो रही है ना, हो रही है कि नहीं हो रही? इसका मतलब क्या है कि अगर कोर्ट, एक सिंपल सा एग्जांपल लो, अगर कोर्ट हस्बैंड ने जब यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 में एप्लीकेशन फाइल की कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के कहीं और जाके रहने लग गई, और अगर कोर्ट जाके वाइफ को बोलता है कि वापिस आओ, कोर्ट ये ऑर्डर पास कर देता है टू रीस्टोर देयर मैरिटल रिलेशनशिप्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल रिलेशनशिप्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जाके फुलफिल करो, यानी कि एक कोर्ट का ऑर्डर किया है। क्या यहाँ पे कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो किसी को ये बोले कि आप उसके साथ जाके रहो? टेल मी, आप सोचो। कोई क्राइम की है कि अलग रह रही है तो अलग रह रहे हैं, अगर वो अलग रह रहे हैं तो अलग रह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं कि अटैच कर दी। How can you tell someone, how can you force someone to go and stay with that person and maintain the marital relationships, including the sexual obligations? How can you force anyone? आप कैसे किसी को फोर्स कर सकते हो? तो कहीं ना कहीं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन नहीं खड़ा हो जाता कि सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है? बन जाता ना एक कि सेक्शन नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है, जहां पे कोर्ट एक पार्टी को ये बोल रहा है कि आप जाके उसके साथ रहो। क्यों रहो भाई? नहीं रहना।
अलग रहने का चाहे कोई भी रीजन नहीं है, चाहे अलग रहने का कोई भी रीजन नहीं है, चाहे शादी करी है, शादी करने का मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि कोर्ट किसी को धक्के के साथ ये बोलेगा कि उसके साथ जाके रहो, उस सेम बेडरूम में जाके सो जाओ। ये तो भाई साहब डायरेक्टली आर्टिकल 21 की वायलेशन है ना, आर्टिकल 21 की वायलेशन है ना। शादी कर ली, वाइफ इज लिविंग विद समवन एल्स, और आगे बढ़ जाओ टॉपिक में। शादी करने के बाद वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड शी इज लिविंग विद समवन एल्स। वो बोल रही है कि नहीं, मैंने इस शादी को मानना ही नहीं है, आप डाइवोर्स केस फाइल कर दो, आप 494 में बाइगेमी का केस फाइल कर दो, व्हाटएवर, मैंने इस बंदे के साथ नहीं रहना, मैं तो इसी के साथ रहूंगी। क्या कोर्ट ऑर्डर पास करके उसको फोर्स कर सकता है किसी बंदे के साथ रहना पड़ेगा? क्या सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशनल इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता? आता है ना, आते हैं ना, आता है ना। सो देयर वाज अ केस अर्लियर, एक केस आया था पहले, लेट मी टेल यू। यस, सेक्शन नंबर 9 के ऊपर टी सरीथा वर्सेस टीवी सुबारिया। (1983) सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, 1983 Supreme Court judgment, and in this case, the court held that section number 9 of Hindu Marriage Act is unconstitutional. It is unconstitutional. पहले हमें एक केस देखने को मिला जिसमें क्या बताया गया कि सेक्शन नंबर 9 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। द कोर्ट कैन नॉट फोर्स एनीवन टू स्टे विद द सेम पर्सन, that you people have to maintain your marital obligations. Then later on हमें एक केस देखने को मिलता है, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। विजिबल नाउ, दिख रहा हूं सबको अब? ऑल राइट, अच्छा लग रहा हूं? चलो, थैंक यू। चलो जी, चलो जी। So in the first case, T Saritha versus
T. Saritha versus TV Subaria, it was held that section number 9 is unconstitutional. Section number 9 is unconstitutional, but later on Supreme Court ने in the case of the Saroj Rani versus Sudarshan Kumar, और आपको जो केस याद रखना है वो यही याद रखना है, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. इस केस में बताया गया that section number 9 is constitutional. Section number 9 is constitutional. Right? Right? Now see, reason being same है यहाँ पे जो अभी अभी हमने देखा कि शादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिलेशंस नहीं होता है. Whenever we talk about the restitution of the conjugal rights, यानी कि जब हम कोहैबिटेशन की बात कर रहे हैं तो कोहैबिटेशन does not only include the sexual relations. It does not only include the sexual relations, but the cohabitation includes every kind of responsibility, जिसमें कि इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, जिसमें कि सेक्सुअल रिलेशनशिप भी आएगा, जिसमें कि आपकी ड्यूटीज टू द मैरिज भी आएंगी. एंड दैट इज वाई इन दिस केस मैरिटल ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने के लिए, टू प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आरसीआर की जो एप्लीकेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इट इज वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल. बट अगर पार्टी हस्बैंड या वाइफ आरसीआर के ऑर्डर के बाद कोहैबिट नहीं करते, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा? क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा? The answer is no. In that case, it is not the contempt of court कि आपको पनिशमेंट हो जाए. मैक्सिमम से मैक्सिमम सीपीसी में, इन द सीपीसी क्या किया जा सकता है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर दिया जा सकता है कि अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स का ऑर्डर ना माना जाए तो प्रॉपर्टी को अटैच करो इनकी, क्योंकि इन्होंने हमारे ऑर्डर को नहीं माना है. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को किया जा सकता है. क्लियर हुई बात? सिर्फ और सिर्फ ये. राइट इट डाउन इन द टी सरीथास केस, it was held that अगर वाइफ के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तो नहीं करेंगे अटैच, वाइफ को कुछ नहीं बोला जाएगा. In the T. Saritha's case, it was held that the remedy of RCR मतलब restitution of the conjugal rights, the remedy of RCR is most inhumane. It is most inhuman as Section 9 is violative. As Section 9 is violative of the right to live with human dignity. Section 9 is violative of the right to live with human dignity under Article 21 of the Indian Constitution. Under Article 21 of the Indian Constitution. On the other hand, in the which case? In which case बताइए? In Saroj Rani case, it was observed that Section 9 serves social purpose
social purpose as an aid to the prevention of the breakup of marriage, as an aid to the prevention of breakup of marriage. The remedy of RCR aims cohabitation and consortium यानी कि comfort and all the rights and the duties. Consortium, cohabitation and consortium, and not merely the sexual intercourse. बाबा वो सीपीसी में पड़ेगी वो चीज़, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होती है, उस चीज़ में नहीं जाने का. सेक्सुअल इंटरकोर्स. एनी डाउट टिल नाउ? किसी को भी कोई डाउट हो? नहीं, ये टॉपिक कहाँ फिनिश हुआ, अभी टॉपिक शुरू हुआ. अभी तो सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी बताई है चौहान साहब. अभी लगेगा टाइम आरसीआर के ऊपर. सर सेम हाउस, डिफरेंट रूम अंडर द सेम रूफ होगा क्या? आप लोग बताओ मुझे. अब आप लोग अगर जज बन जाते हो और आपके पास ये केस आता है, इंटरप्रिटेशन करनी है ना, जज तो आप ही हो. आप लोग जज बन चुके हो और आपके पास ये केस आया कि हस्बैंड को पता लगा कि वाइफ प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ द मैरिज, और हस्बैंड ये बोल जाता है जाके ये बोलता है कि जिस दिन से मुझे पता लगा मैं ऊपर वाले चुआरे के रूम में जाके सो रहा हूँ, मैं देखता भी ना, मैं इसके हाथ का खाना खाता हूँ, ये रूम में रहती है, मैं अपने रूम में जाता भी नहीं हूँ, मैंने अपने कपड़े वपड़े उठा के ऊपर अपने दूसरे कमरे में जाके रह रहा हूँ. अब आप लोग जज हो, क्या करोगे इस केस में? अगर वाइफ भी मान जाती है इस चीज़ को लेके कि हाँ उस दिन के बाद कभी भी मेरे साथ नहीं सोए, डिपेंड्स अपॉन योर डिस्क्रिशन. आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो. अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं जज होता तो मैं तो बोल देता कि सही है, मैरिटल इंटरकोर्स हैज़ नॉट बीन डन जस्ट बिकॉज सेम रूफ के अंदर रह भी रहे. इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. अगर रह भी रहे हैं बट देन ऑल्सो दे आर लिविंग वेरी वेरी सेपरेटली, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे, तो नल एंड वाइट डिक्लेयर कर दो. सर अंबानी की शादी है सर, कल जाना है सर. इनविटेशन आया क्या? मुझे नहीं आया यार. फीलिंग बैड अबाउट इट. क्यों ही याद करवाया मुझे, सुबह से दुख हो रहा था. वानी प्लीज सेंड मी योर क्वेश्चन. सर अभी जो आपने लिखा है उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल बताया था? आर्टिकल 21.
हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली आयुषपाल, एग्जैक्टली भाई। नहीं है किसी और कोई दोस्त आसपास, या होटल का खर्चा नहीं है उसके पास कि होटल में जाके रहने लग जाए, घर पे अलग रूम में रह रहे हैं, तो इस चीज में भी तो किया जा सकता है ना। नॉट रियली दिलीप कुमार, नॉट रियली, बहुत कुछ प्रूव करना पड़ेगा सर। सेक्शन 12 क्लॉज 2 क्लॉज B1 में इग्नोरेंट वर्ड इज यूज्ड। इग्नोरेंट का मतलब ये भी तो हुआ ना कि उसको पता था, बट ही इग्नोर्ड दैट शी वाज प्रेग्नेंट। ये मतलब नहीं हुआ, उसका मतलब यही हुआ that is ignorant of the fact, he is not aware of the fact of the pregnancy. Clear? So do you still appear in exams? No, I don't. तो आप लोग का होमवर्क है सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10 को रीड करके आना, एंड जितना भी अभी तक हमने सिलेबस कवर किया सबको रीड करके आना। टुमारो इज संडे, टुमारो इज संडे, आराम से कर लेना रिपीट सब कुछ, एंड सेक्शन नंबर 9 and 10 as well. And I will see you people on Monday. All right then, thank you so much. Take care.